हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर, पाली। हमने पिछले वीडियो के अंदर अपरदन के बारे में बात करी। आज हम बात करते हैं अपरदन के विभिन्न माध्यमों की, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है पवन या विंड। पवन ऐसे तो पूरे विश्व स्तर पर पूरी पृथ्वी पे संचलित होते हैं, परंतु पवनों का मुख्य कार्य जो है वो मरुस्थलीय इलाकों में दिखाई देता है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग मरुस्थल है, और ये जो मरुस्थल है, इन मरुस्थलीय भागों में जल की कमी के कारण मिट्टी के कण परस्पर बंध नहीं पाते और वनस्पति के आवरण का भी अभाव होता है, जिसके कारण से पवन यहाँ अपरदन और निक्षेपणात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर तक बालू की विशाल राशियाँ फैली हुई होती हैं, और बालू के विस्तृत क्षेत्रों के ऊपर बहने वाली पवनें बालू के कणों को उड़ा कर ले जाती है, और जहाँ कहीं भी उसकी गति धीमी होती है वह उन्हें वहीं पर निक्षेपित कर देती है। नदी की भांति वायु भी अपनी अपरदन और निक्षेपणात्मक क्रियाओं द्वारा कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती है। यानी जब पवन अपनी तीव्र गति से संचलित होती है तो वह मरुस्थलीय भागों में अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हुई चलती है, और जब उसकी गति धीमी होने लग जाती है तो वह निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करना शुरू कर देती है। पवन अपना ये कार्य तीन प्रकार से करती है। पहला है अपवाहन या डिफ्लेशन। इस क्रिया के द्वारा पवन असंगठित चट्टानी कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर विभिन्न गर्तों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है अपघर्षण। ये जो क्रिया है, इसके द्वारा बालू कणों से युक्त पवन चट्टानों को घिसकर चिकना कर देती है। जिस तरह से सैंड पेपर जो कार्य करता है, उस तरीके से ये कार्य करती है। फिर है सन्निकर्षण। ये जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत पवन के साथ उड़ने वाले रेत के कण आपस में ही टकराकर छोटे होते जाते हैं या क्षीण होते जाते हैं। तो ये तीन प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनसे पवन अपना कार्य करती रहती है। पवन द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत ये जो उसका अपरोधन है, ये पवन के वेग यानी उसकी कितनी गति से पवन बह रहा है, उस मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाने वाली शैलों की बनावट, वहाँ की क्षेत्रीय जलवायु और रेत, धूलिकणों की मात्रा और स्वभाव आदि गतिविधियों का प्रभाव उस क्षेत्र के अपरदन पर होता है। अब बात करते हैं पवन द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य किए जाते हैं उनकी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण अपरदनात्मक क्रियाओं के कारण होता है। इन प्रदेशों में पवन वेग के कारण रेत और धूल के कण यत्र तत्र उड़ते रहते हैं। रेत व धूल कणों का मरुस्थलीय क्षेत्रों में और इससे बाहर जमाव होता रहता है, फलतः विभिन्न स्थल रूपों का विकास होता है। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात करें तो अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अवसाद या निक्षेप पवन द्वारा इधर उधर परिवहनित किया जाता है। गति के मंद होने यानी धीमी गति हो जाने और अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर पवन द्वारा अपने साथ परिवहनित जो भार है उसका निक्षेपण कर दिया जाता है। इसी से विभिन्न प्रकार की कई स्थलाकृतियों का विकास होता है।
तो पवन द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य दोनों किए जाते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।